हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम जैव विविधता का अपना जो 1 पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंटर 1 लाइनर जीके है, उसको हम कवर करेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो वो किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। ठीक है। ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन पादपों और जंतु के व्यापार, प्रकृति के संरक्षण को। फिर ट्रैफिक की स्थापना 1976 में की गई थी। यह रणनीतिक गठबंधन है किसका? WWF और IUCN का। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण के विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी के द्वारा। जैव विविधता अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष कब से है? 1972 में किया गया। किसने किया है? विटकर ने किया है। फिर उसके बाद आते हैं जैव विविधता का अर्थ क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है पूर्वी हिमालय। जो पूर्वी हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय, जो हमारा भारत है उसका पूर्वी जो हिमालय है, उसको किसमें? जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल किया गया है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से भारत में 4 जैव हॉटस्पॉट स्थल पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा, सुडालैंड हैं। ठीक है। ये 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, म्यांमार भारत सीमा है, सुडालैंड है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो है पश्चिमी घाट। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है। किसे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उनको हॉटस्पॉट माना जाता है। हॉटस्पॉट शब्दों में सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1988 में किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने किया था। जहां पर जातियों की पर्याप्तता, स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? हॉटस्पॉट। ठीक है। जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है ना, वहीं पर जो है इन जीवों का अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, वह क्षेत्र कहलाता है क्या? हॉटस्पॉट। सबसे लंबा जीवित वृक्ष इस समय कौन सा है? तो वो है हमारा शिकोआ। ठीक है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष हमारा कौन सा है? शिकोआ है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है। 50 वर्षों से अगर वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाती है तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है। ठीक है। अगले पॉइंट्स देख लेते हैं। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निज, कर्मता, आनुवांशिक भिन्नता की कमी। ठीक है। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए क्या उत्तरदायी? बड़े आकार वाला शरीर होगा तो वो अपना पोषण नहीं कर पाएगा। संकुचित निज कर्मता, आनुवांशिक भिन्नता की कमी। ठीक है। आनुवांशिक भिन्नता का नहीं है, सिर्फ एक ही DNA के हैं, एक ही आनुवांशिक रोग पाए तो चले जाएंगे वो सब, है ना। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है तो व्यापक निच, जो ब्रॉड निच जिसे कहते हैं, निश मतलब क्या? वैरायटी है। अगर उनकी वैरायटी बहुत है ना तो वो जो है प्रजाति विलोपन नहीं होगी। लेकिन अगर संकुचित निच है, मतलब कि उनकी जो वैरायटी कम है, तो क्या है? उसका विलोपन हो सकता है। मतलब कि वाइड वैरायटी के लोग होंगे अगर, तो उनका विलोपन नहीं होगा। वो अलग अलग परिस्थितियों को झेलने के लिए समर्थ होंगे। लेकिन अगर एक ही जैसे कदकाठी के, एक ही स्वभाव के पुरुष होंगे तो वो एक जैसी परिस्थितियों को नहीं झेल पाएंगे, है ना। वैसे ही हर प्रकार की प्रजाति के लिए भी यही फॉर्मूला है। तो प्रकृति प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की
सम्मिलित की जाती हैं किसमें, रेड डाटा बुक्स में। तो जो रेड डाटा बुक्स है हमारी, उसमें किसको सम्मिलित किया जाता है, हमारा जो भी विलुप्ति के कगार पर संकटग्रस्त पौधे होते हैं उनको किया जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, रेड डाटा बुक और रेड लिस्ट जो है से संबंधित कौन है, IUCN। प्राणी समूह जो संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है ना। तो महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई वन्य गधा, तो ये सब चीजें किसमें आते हैं, संकटापन्न जातियों के संवर्ग में आते हैं। सोन चिरैया महान भारतीय सारंग, महान भारतीय सारंग है ना। ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है, साइबेरियन सारस है, सलेटी टिटेरी है, अति संकटग्रस्त श्रेणी में है। कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में, और एशियाई वन्य गधा जो है संकट के नजदीक मतलब नियर थ्रेटेंड श्रेणी में है, जबकि लाल पांडा जो है वो है संकटग्रस्त श्रेणी में है। तो इस तरीके से आपको विभिन्न रेड डाटा बुक्स में जो संकटग्रस्त श्रेणियां हैं, सीरीज हैं, या उनकी जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन से पशु हैं उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति क्या है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति क्या है, जैव मंडल रिजर्व। अगर हमें किसी जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी का अगर हमें संरक्षण करना है तो हम क्या करेंगे, जैव मंडल रिजर्व बनाएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व बनाएंगे कि इसके अंतर्गत कोई भी मानव की दखल नहीं होगी। वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति मतलब इन सीटू नहीं है, वानस्पतिक उद्यान जो बॉटेनिकल गार्डन्स होते हैं, जैसे लखनऊ में हमारा बॉटेनिकल गार्डन है, तो वो इन सीटू नहीं है, क्योंकि वहां से अलग अलग प्रजाति के पौधे लाकर वहां पर जो है उनका पालन पोषण किया जाता है। क्रायो बैंक जो है एक्स सीटू संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग होती है वह क्या है, जो क्रायो बैंक होते हैं उसमें कौन सी प्रयुक्त होती है गैस, तो वो होती है नाइट्रोजन N2 जिसे हम कहते हैं। वनस्पतियों और जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक अवस्था से पृथक किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, एक्स सीटू संरक्षण जो है ना, एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, अगले पॉइंट देख लेते हैं हम। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश है, तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, ये जो है मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है साल भर, इसीलिए इस उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। मतलब ये बड़ा उष्ण है, गर्मी वाला यहाँ पे माहौल रहता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में क्या होती हैं, प्राणियों के विकास और वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें वर्षा वर्ष भर रहता है, क्योंकि इसमें वर्ष भर रहता है, क्या रहता है, तो उच्च वर्षा और तापमान रहता है, जो क्या है, प्राणियों के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है, उच्च वर्षा और तापमान। अब आगे देख लेते हैं, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहा जाता है जैव विविधता। ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को क्या कहेंगे हम, उनकी विविधता को जैव विविधता कहेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। कहाँ अधिकतम विविधता मिलती है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो हमने अभी देखा था 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहता है। तो यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता की मतलब कि हमारी
बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी में से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती कहाँ? शांत घाटी में जो है, जो हमारी ये शांत घाटी है या कश्मीर घाटी है, सुरमा घाटी है, फूलों की घाटी, इनमें से सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। तो ये अलग अलग भारत की अलग अलग लोकेशन की घाटियां हैं जम्मू कश्मीर में, इनको आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, आनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र। ठीक है। प्रवाल विरंजन, जो क्या कहते हैं, जैसे कोरल, जो कोरल रीफ होती हैं उनका जो बनना होता है, प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक क्या है? जो कोरल जो है डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उनका प्रभावी कारक सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। जो हमारा ओशियन का सागर है, जो वाटर है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसीलिए जो है प्रवाल विरंजन हो रहा है, मतलब कि कोरल रीफ का डिस्टॉर्शन हो रहा है। ठीक है, वो कम हो रही है। प्रवाल विरंजन, समुद्री तापमान अम्लता में वृद्धि, उसकी एसिडिटी बढ़ रही है। वैश्विक ऊष्मन, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है, सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और साथ ही घटित होती है क्या? प्रवालों की मृत्यु। ठीक है।